Good morning students. Welcome to Devasya Online Education. Today we are going to start with the Geography 5th chapter Agriculture and Introduction. So let's see what is the definition of agriculture. Agriculture is one of the most ancient economic activities of human beings. So agriculture एक बहुत ही पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं और सेल करते हैं. मतलब इकोनॉमिक मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. हम कुछ भी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट लगती है और जब हम क्रॉप्स को बेचते हैं तो उसके सामने हमें पैसा आता है. इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं. एक आर्ट भी है और साइंस भी. आर्ट कैसे? क्योंकि हम सॉइल से प्लांट ग्रो कर रहे हैं. और साइंस मतलब वी आर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर कर हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग टू ह्यूमन बींग्स. तो बेसिकली एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमें फूड देता है, शेल्टर मतलब रहने के लिए घर देता है, और क्लोथिंग. अब शेल्टर और क्लोथिंग की बात जब हम करते हैं तो शेल्टर और क्लोथिंग कैसे? अगर जो भी फार्मर होगा वो क्रॉप ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करेगा, तो उसके बदले में उसको पैसे आएंगे जिससे वो घर बनाएगा और उसको क्लोथिंग भी साथ में अवेलेबल होगी. द अर्ली मैन सेटल्ड इन कम्युनिटीज आफ्टर ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. तो जो अर्ली मैन थे उन्होंने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट किया जब उन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया. सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली. अब काफ़ी सारे क्रॉप्स हम जो फील्ड में ग्रो करते हैं हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. दे हैव टू बी प्रोसेस्ड. मतलब बहुत सारी चीज़ों को हमें रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स में करना पड़ता है. प्रोसेसिंग इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यूसेज होता है. वी कैन क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू 3 कैटेगरी. सो हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है. पहली जो कि है तुम्हारी प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरी है टर्शरी एक्टिविटी जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं. तो प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मेन काम क्या होता है? वो रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करती है और जो भी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल होती है उसको हमें एक्सट्रैक्ट कर कर देती है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, लम्बरिंग एंड माइनिंग आर सम ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो एग्रीकल्चर यू ऑल आर अवेयर. फिशिंग जैसे हम लोग पानी में से फिश निकालते हैं वो. गैदरिंग मतलब एनिमल्स को एक साथ रखना. लम्बरिंग मीन्स ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे काउज और बफेलोज को रखते हैं और उनसे आने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. माइनिंग जहाँ पर हम लोग ग्राउंड के अंदर से मिनरल्स और उसके ओज प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी. मतलब जो सारी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल होती हैं, जो हमें रॉ फॉर्म में मिलती है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी. सेकेंड है तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी. तो बेसिकली ये क्या होगा? जहाँ पर हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसे हम लोग प्रोसेस करेंगे. जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड. अब ब्रेड जो आती है वो मैदे से आती है या वीट से आती है. तो वीट ग्रेन्स, देन उसको हम प्रोसेस करेंगे तो हमें उससे ब्रेड मिलेगी. क्लॉथ मीन्स इफ इट इज़ अ कॉटन क्लॉथ देन फील्ड से कॉटन आएगा जिससे हम लोग वीव करेंगे, थ्रेड्स बनाएंगे एंड देन दी क्लॉथ प्रोडक्शन विल हैपन. प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वेज. these are some of the secondary activities. तो secondary activities बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ होगी जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमें रॉ मटेरियल या जो कच्ची चीज़ें मिलेगी उसे जब हम लोग प्रोसेस करते हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल ओर आया, उससे हमने पेट्रोलियम निकाला, डीजल निकाला, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा. मतलब मिनरल ऑयल हमें मिला, उसको हमने प्रोसेस किया, हमें पेट्रोल और डीजल मिला जो कि हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आया है. The next is your tertiary activity which is also called the service activity. So it helps the primary and secondary economic activities by providing service such as transport, trade, insurance and banking. तो tertiary activities क्या करेगी? प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को हेल्प करेगी. जैसे कि ट्रांसपोर्ट जैसे अगर एग्रीकल्चर से कोई रॉ मटेरियल आया जो फैक्ट्री तक गया तो कैसे जाएगा? बाय ट्रांसपोर्ट. ट्रेड मतलब अगर फैक्ट्री से कोई सामान बनता है
तो ट्रेडिंग मतलब जहाँ पर हम इस प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करेंगे। इंश्योरेंस, जैसे तुम लोग अभी फ्लाइट में जाते हो, घर में रहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट की डीलिंग करते हो या कोई भी कमोडिटी सेल करते हो तो उसके ऊपर इंश्योरेंस आता है। और बैंकिंग, जब भी हम लोग कोई न्यू बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें लोन की या पैसे की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि अगर प्राइमरी हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, सेकेंडरी अगर उसे प्रोसेस कर रहा है, तो टर्शरी हमें सर्विस देकर एक लिंक बना रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्रीकल्चर, द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। So, जैसे we have discussed earlier that agriculture is a primary economic activity which involves the raising of crops and rearing of livestock. Raising of crops का मतलब होता है जहाँ पर हम सॉइल के अंदर सीड सो करते हैं, उसके बाद उसमें पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से फर्टिलाइज करते हैं और क्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक मतलब जहाँ पर हम एनिमल्स को रखकर उनसे आने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। Half of the total population of the world is directly or indirectly engaged in the agricultural activity. जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो मैक्सिमम पैसा है या जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो मैक्सिमम हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। India is progressing in manufacturing and service industries. More than 65% of our total population is dependent on agriculture. हम कहते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर कर रही है, नो डाउट, बट उसके साथ साथ 65% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, और कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं, जो ये एग्रीकल्चर से आने वाले प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी काम करते हैं। Number of geographical, cultural and economic factors are jointly responsible for the growth and development of agriculture in any part of the world. तो जब हम बात करते हैं, हमारी कंट्री की फिजियोग्राफी बहुत बड़ी है, कहीं पर हिमालयाज़ है तो कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेट्यूज़ है तो कहीं पर पेनिनसुलर रीजन है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हर स्टेट की दूसरे स्टेट से अलग हो सकती है। जैसे जोग्राफिकल कंडीशन में क्लाइमेट हो सकता है, वेदर हो सकता है, सनशाइन हो सकती है। कल्चरल मतलब जो हमारा कल्चरल है वो सारा अलग अलग है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब पैसे के मामले में कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिच है और कुछ उतने वेल डेवलप नहीं है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है, मतलब इन शॉर्ट एग्रीकल्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट देती है। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो प्योरली एनवायरमेंट कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। वो कैसे, इफ़ यू वांट टू डू फार्मिंग इन डेजर्ट रीजन, अगर तुम चाहते हो तुम राजस्थान में खेती बाड़ी करो तो वो पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट। वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत हॉट है, रेनफॉल नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो वो बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स प्लॉइंग ऑफ लैंड, sowing the seeds, irrigation the field at an appropriate time and harvesting the crops। तो ये चीज़ें हमने 7th में भी पढ़ी थी साइंस में, और 8th में भी हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें पहले लैंड को प्लॉ करना पड़ेगा, मतलब लैंड को पहले अच्छे से खोदना पड़ेगा, उसके बाद हमको उसमें बीज डालना होगा, और जैसे ही हमने बीज डाला उसके ऊपर हमें पानी डालना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और उसके बाद ही वो क्रॉप बनेगा और तब हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ फार्मिंग हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले के ज़माने में हमने देखा होगा कि एग्रीकल्चर किस तरीके से बुलक कार्ट के थ्रू होता था और ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता था। नाउ इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मतलब ट्रैक्टर यूज़ होता है, हार्वेस्टर मशीन यूज़ होती है, फिर कंबाइनर यूज़ होता है। तो ये सारी मशीन्स क्यों यूज़ होती है? ताकि ह्यूमन का जो काम है वो अपने आप कम हो जाए, और जो चीज़ 3 दिन में होने वाली होगी वो चीज़ तुम्हारी अपने आप 1 दिन में होगी। मतलब अर्लियर वी वेर यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने मेथड्स यूज़ करते थे। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग काफ़ी सारे न्यू मेथड्स और अपग्रेडेड मेथड्स यूज़ करने लगे हैं। द जोग्राफिकल फैक्टर्स हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर आर सूटेबल लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि काफ़ी सारे जोग्राफिकल
कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। तो पहला पॉइंट आएगा तुम्हारा जोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड। लैंड बराबर होना चाहिए तो उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दूसरी फर्टाइल सॉइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो अच्छा होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट बराबर होना चाहिए। अगर क्लाइमेट सूटेबल नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ एंड चीप लेबर्स। अब यहाँ पर इनफ एंड चीप वर्कर्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर हमें कम से कम, चीप मतलब कम पैसे लेने में ज़्यादा काम करने वाले लोग होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर मार्केट से स्टोरेज तक रख सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, मतलब जो भी चीज़ें हम फार्म में यूज़ करते हैं जैसे मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ये सब होना चाहिए। उसमें फिर हमारे पास सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक मतलब पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं, वर्कर, पहले तो फील्ड पे काम करने वाले लोग, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर हम सेल कर सकें, उसके बाद स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, और उसी के साथ हमारे को सीड्स अच्छी क्वालिटी के, फर्टिलाइजर्स जो हमारी फील्ड की जो टोटल ओवरऑल ग्रोथ है वो। नेक्स्ट इज योर मशीनरी, मशीनरी जो हमारा काम आसान कर दे वो। एग्रीकल्चर ऑन फार्मिंग कैन बी डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व इनपुट, ऑपरेशन एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम लोग एक इंडस्ट्री में डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स की इनपुट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, मतलब उसमें मशीन्स का यूज़ करते हैं, और लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्शन। मेन इनपुट, अब इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या क्या जाएगा, तुम्हारा जो सीड्स होते हैं, बीज जो हम लोग डालेंगे, फिर उसके ऊपर खाता जिसको हम लोग फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, फिर पानी, मशीनरी और लेबर। ओके, सो जैसे हमने देखा था इनपुट, इनपुट में हमने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पानी, मशीनरी और लेबर, लेबर मतलब हमने जहाँ पर वर्कर्स को यूज़ किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो था ऑपरेशंस। तो उसमें हम लोग पहले जो लैंड होगा उसे प्लॉ करेंगे, उसमें सीड्स बोएंगे, उसमें पानी डालेंगे। वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम हमारे सीड्स जब हम लोग बोते हैं ना तो उसके साथ काफ़ी सारे अनवांटेड छोटे छोटे और भी पेड़ पौधे उगने लगते हैं, तो उसे उसको हमें काटना पड़ता है, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। और जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं तब उसे हम हार्वेस्ट कर देते हैं। और आउटपुट में आएगा रेजिंग क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, इंक्लूड क्रॉप दैट इज़ योर फूड एंड रॉ मटेरियल्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो जब हमने इनपुट से शुरुआत की तो बीज डाले, खातर डाली, पानी डाला, मशीन और लोगों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन में हमने उसको पहले लैंड को अच्छे से प्लॉ कर लिया, फिर बीज डाला, फिर वापस से पानी डाला, फिर जो अननेसेसरी प्लांट्स से उसे निकाला और उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया। और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो था हमारा फूड हो सकता है, रॉ मटेरियल, जो अगर रॉ मटेरियल में जैसे कॉटन होगा तो कॉटन मिलेगा, वूल मिलेगी, फिर डेयरी प्रोडक्ट में तुम्हारा मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मीट में नॉनवेज आएगा, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब ये जो एग्स और चिकन वगैरह आते हैं वो तुम्हारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ farming. The environmental conditions suitable for agriculture activities vary not only from region to region but also from time to time. तो जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है तुम्हारी, एक जोग्राफिकल, एक कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जहाँ पे बारिश हो रही है तो ज़रूरी है कि 6 महीने बाद भी उस एरिया में बारिश होगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो होती ही है, बट एक टाइम से दूसरे टाइम में भी वो अपना फ़र्क दिखाती है। द एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग ऑल्सो वेरीज ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इज लार्जली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नीड्स ऑफ द पीपल। तो क्या है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह तो बदलाव देखने को मिलेंगे ही, बट उसके साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आज भी कुछ गांव ऐसे जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, बट वहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर लोग पुराने टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ कर कर एग्रीकल्चर करते हैं, पर कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, लेबर, level of technology and demand for the produce, farming can be classified into subsistence farming and commercial farming. तो जब हम जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो लोग जो काम करते हैं उसे हम लोग लेबर कहते हैं,
टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं और डिमांड कैसी है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है वो। तो फार्मिंग उस तरीके से दो भाग में बटा हुआ है। पहला है तुम्हारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड है तुम्हारा कमर्शियल फार्मिंग, एंड दिस टू फार्मिंग्स विल सी इन द फर्दर lecture or the further part of this chapter. Thank you.